कर देता है, मगर उस बीस की खाल इतनी मजबूत थी कि हानली की सूंड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। और अब सही मौका देख के हानली उसके गर्दन पर सवार हो जाता है। उसने अपनी सूंड उसकी गर्दन में घुसा दी थी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद उस बीस ने हानली को दूर कर दिया था। और अब इसी दरमियान हानली उस बीस के एक हाथ पर वार कर देता है। वेल ये हाथ उसकी शील्ड थी जो काटने की वजह से वो बीस जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उसका दर्द ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि उस बीस में रीजनरेट करने की पावर्स थी। तो तुरंत एक नया हाथ बना लेता है, मगर इस बार वो हानली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। हानली को पता है कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा, तो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। साथ ही वो ट्रैपिंग का यूज करके उस बीस को कैद कर देता है, लेकिन उसने अपने नेपच्यून वेपन से उस सारी को ब्रेक कर दिया। तब तक हानली उसके लिए एक और पावरफुल अटैक के साथ रेडी था। उस पर हजारों फायरबॉल से हमला कर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद अपनी सभी स्वॉर्ड को मिला देता है। इसे जायंट स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। अब हानली इसी का यूज करके उस पर फाइनल अटैक कर देता है और इसी के चलते उस बीस का काम तमाम हो गया था। अब उस बीस के बदले हानली उसकी डिमोनिक पिल को कलेक्ट कर लेता है। साथ ही उसका मंकी फ्रेंड भी अब वापस आ गया था। हानली उससे कहता है कि आज का चांद देखो, ये कितना खूबसूरत है। हमने बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा चांद देखा है। और अब हमें 200 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम यंग हानली को देखते हैं। उसके घर पर चोरी होने की वजह से खाने के लिए घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। हानली के पेरेंट्स कहते कि वुल्फ गैंग ने हमारा सब कुछ लूट लिया, पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा छोड़ो हानली का क्या होगा। तभी हानली की मदर कहती कि सेवन मिस्ट्रेस से एक डिसाइपल की भर्ती कर रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन करो। मगर उसके फादर कह रहे थे कि हानली अब बड़ा हो चुका है, तो हमने उसे वहाँ पर भर्ती के लिए भेज देना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहा तो भूखमरी का शिकार होगा, लेकिन अगर उसे ज्वाइन करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही उसका सेक्ट हमें थोड़े बहुत पैसे भी देगा। मगर हानली की माँ उसे अपने से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। तभी हानली उससे कहता है कि मैं सेक्ट ज्वाइन करूंगा। तो अब ना चाहते हुए भी वो अपने माँ बाप से दूर सेक्ट ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। हानली जिस कैरेज में ट्रैवल कर रहा था उसमें दो और बंदे थे, एक का नाम था जैंग और दूसरा था ली फेई। ये लोग हानली से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, तो हानली भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करने लगता है। अब कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये लोग सेक्ट में पहुंच जाते हैं। इन्हें रिसीव करने के लिए वू यान नाम का बंदा आया था, मगर वो आते ही इन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत बदबू है, सड़क छाप कुत्तों से ऐसे ही बदबू आएगी, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं। अब उसकी बातें सुनकर ली फेई ने उस पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदा ही उस पर भारी पड़ जाता है। ये देखकर जैंग ने भी उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी और इस तरह से पीटते पिटाते ये लोग सेवन मिस्ट्रेस सेक्ट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ के एल्डर में सबको बता रहे थे कि तुम सभी बहुत लकी हो, क्योंकि इस साल की परीक्षा बहुत आसान है। अगर तुम उसे पास कर पाए तो तुम हमारे डिसाइपल बन जाओगे। क्या तुम लोगों को पिक नजर आ रहा है? वेल इसी जगह पर अगर तुम दोपहर होने से पहले पहुंच जाओ तो समझ लो कि तुम पास हो गए हो। दरअसल इस पिक को बोन रिफाइनिंग क्लिफ कहा जाता था, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद है। तो अब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बड़ी तेजी से भाग रहे थे। हानली और उसके दोस्त ने जंगल का रास्ता ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, मगर अब उन्हें एक पहाड़ पर क्लाइंब करना था और मुसीबतें यहीं से शुरू होने वाली थी। जैंग हानली को बताता है कि भाई तुम आगे चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तो हानली ने भी उस पहाड़ पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वहाँ पर ढेर सारे और भी लोग थे। उसमें से एक बंदा हानली को नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर हानली अपनी रोप नहीं छोड़ता। ये लोग पिक के काफी करीब आ गए थे, लेकिन कुछ कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए थे, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये सब देखकर जैंग काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने आज तक ऐसे घिनौने लोग नहीं देखे थे। अब हानली ने भी उस पहाड़ को जैसे तैसे क्लाइंब कर लिया। वहाँ पर ली फेई मौजूद था और थोड़ी देर में जैंग भी वहाँ पर आ जाता है, मगर ये लोग वहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि पिक पर जाने वाले रास्ते में कुछ लड़के मौजूद थे जो इन्हें आगे जाने से रोकने लगते हैं। ली फेई तो इन सब से गिव अप कर देता है, मगर हानली हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि हम दूसरे वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा स्टीफ था। तो हानली अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो ये है कि एटलीस्ट हम उस रास्ते को ट्राई करें। तो हानली और जैंग उस रास्ते से निकल पड़ते हैं। वो दोनों अपनी पीठ से पीठ मिलाकर ऊपर जा रहे थे। उनकी बहादुरी देख के सेक्ट के लीडर वांग और एल्डर में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन तभी कॉन्टेस्ट का वक्त खत्म हो जाता है। एल्डर में कहते हैं कि इन दोनों की सारी मेहनत जाया हो गई, लेकिन सेक्ट लीडर वांग इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये दोनों काफी मेहनती है, इसलिए हमने कभी कभार सेक्ट के रूल्स को तोड़ना चाहिए। लेकिन एल्डर में उन्हें समझाते हैं कि जब हम वुल्फ गैंग के साथ बैटल करेंगे तब हमें पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मेहनती तो है लेकिन पावरफुल नहीं। तो सेक्ट मास्टर वांग अपना फैसला बदल देते हैं। उन्होंने एग्जाम खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस एग्जाम में 9 डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया गया था। तब तक ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वांग कहते कि एग्जाम अब खत्म हो चुका है, तुम में से कुछ लोग मंजिल के बहुत करीब थे, लेकिन इतना काफी नहीं। आगे चल के बहुत ही खतरनाक
खराब जंग हमारा इंतजार कर रही है, तो हम ऐसे लोगों को मौका नहीं दे सकते। लेकिन हारे हुए लोगों ने अपनी उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। तुम अगले साल फिर से कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर उयान है, इसने लगातार 3 साल कोशिश की और अब ये हमारा डिसाइपल बन चुका है। इधर हानली और जैंग की पहाड़ को क्लाइंब करके हालत खराब हो चुकी थी, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर मो आ जाते हैं। वो हानली और जैंग को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि फिलहाल मेरे पास डिसाइपल्स की कमी है और ये दोनों मुझे काफी पसंद आए। भले ही इन लोगों ने टेस्ट पास नहीं की, मगर ये बहुत क्लोज थे, इसलिए मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। इसमें वांग भी तुरंत अग्री हो जाते हैं। तो एल्डर में इन लोगों को बताते हैं कि आज से डॉक्टर मो तुम्हारे मास्टर हैं। ये सुन के तो हानली और जैंग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अब डॉक्टर मो उन्हें डिवाइन पाम वैली लेके आते हैं। ये वैली जन्नत जैसी खूबसूरत थी और यहाँ पर बस ये तीनों ही रहते थे। साथ ही कल्टीवेशन करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। अब यहाँ से हानली और जैंग की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था। हानली बताता है कि डॉक्टर मो हमें खास कल्टीवेशन मेथड सिखा रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडीज को इनहांस कर पाए। वेल, इस मेथड को सीखने में बहुत समय लगने वाला था, मगर डॉक्टर मो बताते हैं कि एलिक्सर्स का यूज करके इसे तेजी से सीखा जा सकता है। अब एलिक्सर्स बनाने के लिए रेयर हर्ब्स की जरूरत थी, तो डॉक्टर मो उन्हें हर्ब्स की जानकारी देना शुरू करते हैं। वो कह रहे थे कि फॉर्मूला मैच करने के लिए सही हर्ब को पहचानना आना चाहिए, साथ ही इन पौधों को मैच्योर होना भी जरूरी था। वो बताते हैं कि कुछ पौधे 100 सालों के होने के बाद ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं। साथ ही एलिक्सर बनाते वक्त मेजरमेंट भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों की एलिक्सर बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। साथ ही डॉक्टर मो ने उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। ये लोग मिलकर खाना पकाते और पौधों का ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ हानली और जैंग की दोस्ती भी गहरी हो गई और फिर थोड़े ही दिनों में हानली फॉरेस्ट स्प्रिंग स्किल की 0 स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ से उसकी मेरिडियन ओपन हो गई थी। इतना ही नहीं, जब भी डॉक्टर मो घायल डिसाइपल्स का इलाज करते तब हानली और जैंग उनकी हेल्प किया करते थे, जिस वजह से उनका मेडिसिन का नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसी दरमियान उन्हें पता चला कि उनके सीनियर वो लंबे अरसे से बीमार है। एक रात तो उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो इन्हें माउंटेन से एक रेयर हर्ब लाने के लिए बता देते हैं। तो अगले ही दिन ये लोग माउंटेन पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस हर्ब की इन्हें तलाश थी वो चट्टानों की दरारों में उगा करता था, जिस वजह से जैंग रस्सी को पकड़ लेता है और हानली नीचे उतर के उस हर्ब को कलेक्ट कर लेता है। और अब वापस ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि जैंग को तो उस गैंग के लोगों ने पकड़ के रखा था। वो जैंग की पिटाई करते हैं, तो हानली उनसे कह रहा था कि हम बस 2 लोग हैं, इसलिए तुम हमें परेशान कर रहे हो। जिस पर जियाबो नाम का बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो फिर 1 on 1 मेरा मुकाबला करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना कहकर उसने हानली की पिटाई करना शुरू कर दी थी। हानली भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर जियाबो ने उसका हाथ मरोड़ दिया। वो कह रहा था, लड़के तुम तो बहुत बहादुर हो, देखते हैं कि तुम्हारा हाथ तोड़ने के बाद तुम्हें कितनी बहादुरी बाकी रहेगी। अब उसका हाथ तोड़ने वाला था, मगर तभी वहाँ पर इनका पुराना दोस्त लीफी आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी हरकतें देख के मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। जिस पर जियाबो कहता है कि अभी तू है कौन और यहाँ आके बकबक क्यों कर रहा है। तो लीफी जवाब देता है कि मैं यहाँ तुम्हें पीटने आया हूँ, तो चलो अब अपने बाप का मुकाबला करो। इस सुनकर सभी लोग एक साथ उस पर हमला करने चले जाते हैं, मगर लीफी अकेला ही उन पर भारी पड़ गया था। उसने 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही उन लोगों को धूल चटा दी। लेकिन जियाबो का नंबर आना अभी तक बाकी था। वो लीफी को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर फाइनली उसका भी अपने साथियों जैसा ही अंजाम हो गया था। तो वो सभी दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं। लीफी उनसे कह रहा था कि अगर आइंदा से हमारे सिक में पाव भी रखा तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब लीफी को इतना पावरफुल देख के उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने इस साल का एग्जाम पास करके 2nd प्लेस हासिल की है, मगर लीफी की सांस फूल रही थी और उसे बहुत ज्यादा खांसी भी आने लगती है, जो कि हानली को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब लीफी तुरंत ही उन्हें बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। हानली अपने दोस्त से कह रहा था कि इसकी पावर्स तो बहुत बढ़ चुकी है, मगर इसके साथ कोई ना कोई मसला जरूर है। जिसके बाद ये लोग भी वापस जा रहे थे। इधर लीफी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो वहीं पर गिर जाता है। इधर हानली भी उसके लिए काफी परेशान था। वो जैंग से कहता है कि तुम हर्ब लेके घर चले जाओ, मैं लीफी से मिल के आता हूँ। तो जैंग वहाँ से घर जाता है और हानली सीधा लीफी के पास पहुँच चुका था। वो तुरंत ही अपनी निडल्स का यूज करके उसे चेक करता है, मगर तभी उसकी नजर लीफी ने पकड़ी हुई बोतल पर जाती है। वो तुरंत ही समझ गया था कि एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल है। तो वो लीफी से कहता है कि तुमने इन्हीं पिल की मदद से अपनी पावर्स बढ़ाकर एग्जाम को पास किया। लीफी, ये पिल कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पावर और स्पीड तो बढ़ जाती है, मगर वो इतनी ही तेजी से तुम्हारी एनर्जी को भी खत्म कर देती है। ये ड्रग एक एडिक्शन है,
जिसके बगैर तुम रह नहीं पाओगे। हानली तो अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, मगर फिर भी लीफी एक पिल कंज्यूम करके उठ जाता है। वो कह रहा था कि मेरे भाई प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मुझे पता है कि मैंने सब गलत किया और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो हानली कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हारी इस पेन को कम कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हमें वुल्फ गैंग का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर वुल्फ गैंग का लीडर अपने लोगों को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे एक कहानी सुनाई, मगर उसके दो पहलू है। एक तो ये कि तुम सेक्ट में घुस गए और वहाँ तुम्हारा सामना 30 डिसाइपल से हो गया, और इस कहानी का दूसरा वर्जन ये है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर उस वैली में पाँव रखा और फिर एक अनजान बंदे ने तुम्हारे पीछे से लात मार के तुम्हें वहाँ से भगा दिया। दरअसल वुल्फ गैंग के लीडर का नाम था टियान लॉन्ग। वो जियाबो से कहता है कि अगर तुम मेरे भांजे नहीं होते तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें लात मार के यहाँ से भगा दिया होता। चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तो जियाबो के दोस्तों से तुरंत वहाँ से दूर लेके जाते हैं। अब वहाँ मुझे एक बंदा कह रहा था कि घबराओ मत, इस इंसिडेंट से कुछ नहीं होगा और ना ही इसका असर हमारे आगे की प्लानिंग पर होगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर वो कह रहे थे कि तुम दोनों लगभग 1 साल से मेरे साथ हो। तो चलो अब तुमने अभी तक क्या सीखा है चेक करेंगे। वो देखते कि जैंग ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं की, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे। मगर जब वो हानली की ची पावर को चेक करते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते जैंग, हानली ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, मगर तुम तो जैसे के वैसे हो। तो जैंग उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाले। तो मास्टर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास कल्टीवेशन मेथड है, मेरे ख्याल से वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगी। तो अब डॉक्टर मोस से कड़ी मेहनत कराना स्टार्ट कर देते हैं। उसने जल्दी ही आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को मास्टर कर लिया था, मगर हानली से बस मेडिटेशन करवाया जा रहा था। और अब हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। मास्टर जैंग की इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश थे, साथ ही उन्होंने हानली के लिए ढेर सारे एलिक्सर बना लिए, जिससे उसकी कल्टीवेशन बेस इम्प्रूव होगी। मास्टर कहते कि मेरी हेल्थ बहुत तकलीफ दे रही है, इसलिए मुझे हर्ब्स कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तब तक तुम दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। हानली हमें बता रहा था कि मैंने लीफी के सीक्रेट को सीक्रेट रखा और उसकी पेन को कम करने के लिए मैंने उसके लिए मेडिसिन बनाई, जिससे वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया। साथ ही हमसे मिलने के लिए हमेशा आता रहता है। जैंग ने अभी तक जितने भी मूव को प्रैक्टिस किया है, वो उन सभी को लीफी के साथ स्टडी करता है, जिस वजह से जैंग के पावर्स में अब काफी हद तक इजाफा हो रहा है। कभी कभार तो लीफी पर भी भारी पड़ जाता है। और फिर एक दिन लीफी हानली से कह रहा था कि भाई एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, आखिर डॉक्टर मो ने तुम्हें फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाई? जिस पर हानली बताता है कि उन्होंने मुझे फाइटिंग स्किल के बजाय मेडिकल की स्किल सिखाई। जिस पर लीफी कह रहा था कि हाँ यार ये भी सही है, अगर वुल्फ गैंग ने तुम पर हमला किया तो तुम अपने मेडिसिन बॉक्स से उनका सिर फोड़ सकते हो। ये सुन के तो हानली और जैंग की हंसी छूट जाती है। जिसके बाद जैंग कहता है कि मैं हूँ ना, मैं हानली को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर लीफी कहता है हाँ भाई तुम अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, मगर आगे क्या, तुम हमेशा तो उसके साथ नहीं रह पाओगे। और इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों का मोहताज होने से बेहतर है खुद ही पावरफुल बन जाओ। इस बात से हानली और जैंग दोनों भी एग्री थे, मगर हानली खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पर काफी शांति है, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहन की बहुत याद आती है। देखो उसने मुझे एक तोहफा दिया था जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जिस पर लीफी कह रहा था कि हाँ यार हमें पता है, उस दिन जब हम सेक की तरफ जा रहे थे तो तुम्हारी सिस्टर हानली के रो के तुम्हें पुकार रही थी। दरअसल वो हानली को चिढ़ा रहा था। अब ये लोग जैंग को उसकी बहनों के बारे में पूछ रहे थे, तो बताता है कि मेरी बहनें तो बहुत खतरनाक है, उन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत परेशान किया। इनफैक्ट मेरी आंखों पर जो चोट है वो भी उन्हीं की निशानी है, इसलिए मैं घर पर किसी को भी मिस नहीं करता। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया, इसीलिए अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और किस्मत से मेरे पास तुम्हारी जैसी दोस्त है, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब हानली और जैंग की लाइफ डिवाइन वैली में काफी अच्छे से गुजर रही थी। मो ने एलिक्सर बनाना सिखा रहे थे, लेकिन वो हानली को सिर्फ फॉरएवर स्प्रिंग स्किल को प्रैक्टिस करने बोलते हैं, जिस वजह से कभी कभार हानली को उन पर शक भी होता था कि आखिर वो उसे फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाते। मगर फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपना गम भूल जाता। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें उसे एक एलिक्सर की बोतल नजर आती है और फिर उस बोतल में कहीं से ग्रीन लिक्विड भरा जा रहा था। लेकिन ये सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही खिड़की की आवाज से हानली की नींद खुल जाती है। अब वो उस विंडो को क्लोज करने चला जाता है, मगर उसे थोड़ी दूरी पर वही ग्रीन बोतल नजर आ रही थी जो उसने अभी अभी सपने में देखी थी। तो हानली उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो बोतल एक पेड़ के रूट के पास रखी हुई थी, तो हानली तुरंत उसे कलेक्ट करके घर की ओर भागने लगता है। वो सीधे जैंग के रूम में चला गया था, मगर जैंग तो वहाँ पर था ही नहीं। और अब अचानक से तूफान आ जाता है। हानली सोच रहा था कि इतनी तेज बारिश और तूफान में उसका दोस्त कहाँ गया होगा, इसलिए वो उसे जंगल में ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो किसी बंदे को फॉलो कर रहा था। तूफान की वजह से उसे हानली के
की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही हानली अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी वो फिसल के गिर जाता है। उसके सामने एक पेड़ पड़ा हुआ था, साथ ही वहाँ के पेड़ पर ताजे खून के निशान थे। हानली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अब हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हानली अभी भी अपने दोस्त के टेंशन में था और तभी वो देखता है कि उसके मास्टर वो घर पे वापस आ गए हैं। वो उन्हें बता रहा था कि शायद जैंग को कुछ हो गया है। वो अब उन्हें भीड़ दिखाने ही वाला था, मगर तभी डॉक्टर मो कहती कि हाँ मुझे पता है। दरअसल जैंग अपने घर वापस चला गया। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था, इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से भाग गया। मगर हानली को पता था कि जैंग अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, लेकिन वो सीनियर के सामने खामोश था। डॉक्टर मो उससे कह रही थी कि अब ये बंदा भी हमारे साथ रहेगा। ये आयरन स्लेव है, इसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वो हानली की प्रोग्रेस चेक करते हैं और उसी वक्त हानली की नजर उनके ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसमें से एक बीड मिसिंग था, तो हानली तुरंत ही अपने पास रखा हुआ बीड छुपा लेता है। वो कहता है सॉरी मास्टर, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ये सुन के डॉक्टर मो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। जिसके बाद वो कहती कि हानली चलो ये बताओ कि मेरी एज कितनी होगी। जिस पर हानली कहता है कि शायद आप 70 साल से ऊपर होंगे। तो डॉक्टर मो कहते ना तुम गलत हो, मैं सिर्फ 37 का हूँ। ये सुन के तो हानली के होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर मो उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो कह रहे थे कि कुछ सालों पहले की बात है, स्यू कंट्री के सभी लोगों को मेरा नाम पता था। मेरा पूरा नाम है मो जुरेन और मुझे घोस्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छे या बुरे कोई भी फैक्शंस मुझसे पंगा लेने से डरते थे, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आता मेरा घोस्ट हैंड उसे खत्म कर देता। मगर फिर एक दुश्मन ने मुझे चालबाजी से पॉइजन दे दिया। उस वक्त मैं मरने ही वाला था, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल ने मेरी जान बचाई। हालांकि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगा। मेरे रिकवरी का बस एक ही रास्ता है, जो कि है मेरी मेरिडियंस को अनब्लॉक करना। लेकिन ये काम बस वही बंदा कर सकता है जिसके पास फॉरएवर स्प्रिंग स्किल हो। मैंने 100 से भी ज्यादा बच्चों को स्किल सिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ची को मूव नहीं कर पाया, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें खुद ऊपर वाले ने ही मेरी मदद करने भेजा है, मगर 3 सालों से प्रैक्टिस करके भी तुम चौथे लेवल पर पहुंच नहीं पाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हब ढूंढने चला गया और मेरा मुकाबला मेरे पुराने दुश्मन से हो गया। उसके साथ फाइट में मैं और ज्यादा घायल हो चुका हूँ और अब मेरे पास बस 1 साल का वक्त बचा है। जिस पर हनली कह रहा था कि मास्टर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मगर अभी तक मैं इसे मास्टर नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मुझसे कहते कि इस वाटर को कंज्यूम करो, इससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल ये एक पॉइजन है, इसे पीने के बाद तुम्हारे पास भी मेरे जैसे 1 साल का ही वक्त रहेगा। अगर इस 1 साल में तुम मुझे क्योर कर पाए तो मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा, और अगर नहीं तो फिर तुम भी मेरे साथ मारे जाओगी। ये सब सुनकर हानली काफी डर गया था। वो कहते हैं मास्टर मैं कोई जहर नहीं पीने वाला। जिस पर डॉक्टर मो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और तभी वो आयरन स्लेव हानली को पकड़ लेता है। डॉक्टर मो कह रहा था कि तुम मुझे बचा के ही जिंदा रह सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारी मौत कंफर्म है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो हानली भी ना चाहते हुए वो ड्रिंक लेने के लिए मान जाता है। इस तरह से मास्टर ने अपने ही डिसाइपल को जहर पिला दिया। वो कह रहा था कि अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबे तो साथ ही डूब जाएंगे और अगर तैर गए तो फिर क्या ही कहने। जिसके बाद वो हानली को हर्ब्स देकर एलिक्सर बनाने के लिए बताता है। तो हानली वो पैकेट लेकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी डॉक्टर मो उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर हमेशा स्मार्ट रहना सही नहीं होता, क्योंकि शेर पर कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। फिलहाल मैं वैली से बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापिस आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन हानली खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तो मो के वापस जाने के बाद वो अपनी बैग पैक करता है, मगर उसे पता था कि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना एंटीडोट के वो 1 साल के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे ये भी डाउट था कि अगर उसने मो की मदद भी की तो पता नहीं मो उसे एंटीडोट देगा या नहीं। इसीलिए हानली अपना एक बैकअप प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसने एलिक्सर बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जिससे वो फॉरवर्ड स्प्रिंग स्किल की स्टेज 1 पर पहुंच गया था। लेकिन उसे अपने कल्टीवेशन लेवल को स्पीड अप करने के लिए हर्ब्स की जरूरत थी, और उसके पास जो हर्ब्स थे वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे, जिस वजह से उनका यूज किया नहीं जा सकता था। और फिर उसे लीफ ही मिलने आ जाता है। वो उसे जैंग के बारे में पूछ रहा था। तो हानली उससे कहता है कि डॉक्टर मो ने मुझे बताया कि वो अपने घर वापस चला गया और अब डॉक्टर मो भी वापस चले गए हैं। लीफे उससे पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो ना, मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हानली चाहकर भी उसे कुछ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर मो तो लीफे ही बताता है कि 6 महीने
महीने में एडवांस कुंग-फू सीखना इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल पावर नहीं है। ये सुन के हार्ली निराश हो गया था। अब ली फे उसे कहता है कि भाई तुम्हें अचानक से कुंग-फू में इतनी दिलचस्पी कहाँ से आ गई। जिस पर वो कह रहा था कि यार फाइट सीखने में क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे कभी भी काम आ सकती है। तो ली फे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेसिक किताबें ढूंढता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखो। अब रात के समय हार्ली ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उस ग्रीन बोतल को चेक करता है। वो कहता है कि मैंने कई बार इसे ओपन करने की कोशिश की मगर ये बोतल खुली नहीं और आज चांद की रोशनी में तुरंत ही ओपन हो गई। उसे याद आता है कि सपने में उसने ढेर सारे पौधों को तेजी से ग्रो होते हुए देखा था, तो वो वहाँ मौजूद छोटे से पौधे के रूट्स में इसका एक ड्रॉप डाल देता है ताकि वो लिक्विड पॉइजनस है या फिर सेफ है इसे चेक किया जाए। जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब हार्ली की आँख खुली तभी वो देखता है कि वो पौधा तो बहुत बड़ा हो चुका था। वैसे भी हार्ली के पास एलिक्सर बनाने के लिए ज्यादा मैच्योर हर्ब्स नहीं थे, तो वो अपना एक सीक्रेट गार्डन बना लेता है। उसने पानी में उस पोशन को मिलाकर वही पानी पौधों को दे दिया, जिससे वो हर्ब्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे और फिर उन्हीं का यूज करके हार्ली ने ढेर सारे एलिक्सर्स बना लिए। वो उन्हीं का यूज करके 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। ली फे भी उसके लिए कुछ किताबें लेके आता है ताकि उनकी पढ़ाई करके हार्ली कुंग-फू के बेसिक सीख पाए। हार्ली को उसमें ब्लिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिस पर ली फे कहता है कि ये सबसे लो लेवल की टेक्निक है, खैर ये किताब तुम ही रख लो और साथ ही मेरा डैगर भी रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मगर हार्ली तो बुक पढ़ने में इतना बिजी था कि उसे थैंक यू भी नहीं बोलता। ली फे उसे कहता है कि यार एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकती थी तुम, मगर हार्ली तो उस किताब में ही खो गया था। तो ली फे परेशान होकर वहां से चला जाता है। अब हार्ली ने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो बस गिरते ही जा रहा था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही उसने काफी हद तक इंप्रूवमेंट कर ली थी। वो डेली एलिक्सर कंज्यूम करके प्रैक्टिस करता और इस तरह से वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के चौथे लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे उसकी सुनने की पावर काफी हद तक बढ़ गई थी। और इसी के चलते वो 2 लोगों की बातें छुपकर सुन लेता है। दरअसल वो यान और जियाबो थे। हार्ली को उनकी बातों से पता चलता है कि वो यान वुल्फ गैंग का जासूस है, तो जल्दी से अपने दोस्त ली फे को खबर भिजवा देता है। अभी एक दिन से की कैरेज जंगल से गुजर रही थी, तभी उन पर ब्लड वुल्फ गैंग हमला कर देती है। उन्होंने कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था, मगर फिर ली फे और उसके साथी कैरेज से बाहर आके वुल्फ गैंग वालों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस बैटल में हार्ली ने भी हिस्सा लिया था। वो फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका था और अब हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हार्ली अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की 6ठी लेवल पर पहुंच चुका था, जिससे उसकी नजर बहुत तेज हो गई थी। साथ ही वो मार्शल आर्ट की शिफ्टिंग स्मोक टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता है, जिससे उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब प्रैक्टिस खत्म करके हार्ली घर चला जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर मो घर वापस आ गया है और वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो एज यूजुअल उसकी कल्टीवेशन चेक करने आया था, मगर हार्ली उससे एंटीडोट की मांग करता है। हार्ली उससे कह रहा था कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर बिना एंटीडोट के मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये सुनकर मो ने तुरंत ही उसे एंटीडोट दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद हार्ली उसके सामने जाके बैठ जाता है। इस बार मो उसकी ची पावर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था और तभी हार्ली उस पर डैगर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहता है कि शायद तुमने मेरे पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। और तभी हार्ली वहाँ पर स्मोक का ब्लास्ट करके उस धुएं के आड़ में छुप गया था। तो वो दरवाजा लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी टुच्ची ट्रिक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी हार्ली दोबारा से उस पर कूद जाता है। वो मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मो उसे तगड़ी टक्कर देता है और फाइनली मो ने उसे कबड़ के नीचे दबा दिया। उसे लग रहा था कि हार्ली अब हार मान लेगा, मगर नहीं, हार्ली हार नहीं मानता। और इसी के दरमियान मो ने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हार्ली पर अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस अटैक में हार्ली बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो देखता है कि मो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डोर ओपन करके मो की आंखों पर डायरेक्शन लाइट गिरा देता है। इससे मो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था और तब तक हार्ली ने उस पे पॉइजनस डैगर से अटैक कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरा दोस्त जैंग कहाँ पर है। तो मो उससे कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने तो अभी तक समझ जाना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। और तभी आयरन स्लेव आके उस पे एक पंच मार के हार्ली को नॉकआउट कर देता है। जब हार्ली की आँख खुली तब वो एक अलग ही जगह पर था। वो वहाँ पर एक बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें 7 डैगर्स रखे हुए थे। दरअसल डॉक्टर मो 7 घोस्ट सोल डिवावरिंग आर्ट का यूज करके खुद को हील करने वाला था, जिसके बाद वो खुद की बॉडी में वो चाकू घुसा देता है। हार्ली तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गया था। अब उन डैगर में से 7 घोस्ट बाहर निकल कर हार्ली की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हार्ली बेहोश हो गया था। अब वो आयरन स्लेव को भी बाहर भेज देता है। इधर हार्ली की सोल एक जगह ट्रैप हो गई थी और एक खतरनाक सरपेंट उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस टेक्निक को सोल रिप्लेसमेंट कहा जाता है, मगर हार्ली उस स्नेक के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि मो को पता ही नहीं कि हार्ली की कल्टीवेशन मो से भी हायर लेवल की हो चुकी है। और इस तरह से वो मो की सोल को खत्म करके होश में आ जाता है। वो देखता है कि मो इस रिचुअल में मारा गया, मगर मो ने मरने के बावजूद भी अपना काम कर दिया था।
उसने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हानली को पॉइजन दे दिया। तो हानली उस कमरे में एंटीडोट ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर एक संदूक मिल जाता है जिसमें एक टेक्निक, एक बिल और फॉरियर स्प्रिंग स्किल की बुक थी। उस बुक को पढ़ के हानली समझ गया था कि ये कोई आम मेथड नहीं बल्कि इमॉर्टलिटी कल्टीवेशन की मेथड है। तो हानली वो संदूक लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी आयरन स्लेव उस पर अटैक करने आ गया था। हानली उसके अटैक को डॉज करके कह रहा था कि अब मोह मर चुका है, इसीलिए तुम्हें उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं, मगर वो स्लेव उसकी एक नहीं सुनता। उसने हानली को पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से बाहर रखी हुई बेल नीचे गिर जाती है और बेल के पास सुनते ही वो स्लेव अपना अटैक रोक देता है। हानली ये देखकर समझ जाता है कि इस बंदे को बेल से काबू किया जा सकता है, जिसके बाद उसका नकाब हटा देता है। वेल ये कोई और नहीं बल्कि हानली का दोस्त जैंग था। हानली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हानली संदूक में मिली हुई टेक्निक को चेक करता है और इससे उसे पता चला कि जैंग को ह्यूमन पपेट में बदल दिया है। उसके अंदर कोई भी फीलिंग, सोल या स्पिरिट नहीं थी। ये सब देखकर हानली बहुत ज्यादा मायूस था, क्योंकि उसके प्यारे दोस्त को बस अब एक बेल की रिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। बस हानली को उसका मास्टर बनने के लिए अपना खून उसकी आंखों पर लगाना था। तो जैंग को अपने पास रखने के लिए अपना हाथ काट के ब्लड उसकी आंखों पर लगा देता है, जिससे जैंग अब हानली के कंट्रोल में आ गया था। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त जैंग तो जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद वो जैंग के पास रखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। दरअसल ये लेटर मो ने मरने से पहले हान के लिए लिखा था। उस लेटर में वो कहता है कि हानली, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और मैंने तुम्हें डिमोनिक सिल्वर हैंड से पॉइजन कर दिया, लेकिन ये पॉइजन सन जेड से निकाला जाएगा। बस तुम्हें लेटर लेके जियायून सिटी चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे घर मो मैंशन में जाना होगा। ये लेटर तुम मेरी वाइफ को दे दो और वो तुम्हें सन जेड दे देगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसकी शर्तों को पूरा करना होगा। हानली, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी मेरी साइड एक्सप्लेन नहीं की। मैंने जो भी किया उसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है। इसमें मेरी बीवी और बच्ची की कोई गलती नहीं, इसीलिए तुम मेरा गुस्सा उन पर मत उतारना। देखो लाइफ बहुत छोटी है, हम इमॉर्टल्स जैसे इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम मॉर्टल्स इमॉर्टल के आगे कुछ भी नहीं। तो हानली, मेरे लिए तुम ये दुनिया देखो, इस खूबसूरत दुनिया के मजे उठाओ। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हानली बता रहा था कि वो मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मेरी कल्टीवेशन हायर थी, जिस वजह से वो अपने मंसूबों में फेल हो गया। मगर मैं ये बात मानता हूँ कि उसी ने मुझे इमॉर्टलिटी की राह पर चलने के लिए मोटिवेट किया। अब कहानी फिर से पास में चली जाती है। हानली ने मो को माफ करके उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल दे दिया, जिसके बाद वो मो की स्टडी में रखी हुई सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। उसने कई सारी मेथड्स का यूज भी किया, मगर फिर भी वो एंटीडोट तैयार नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसी दरमियान उसने कई सारे नए नए एलिक्सर्स इजाद किए, जिनका यूज वो कभी न कभी कर लेगा। मो के मरने के बाद हानली 7 मिस्ट्रेस सेक्ट का डॉक्टर बन गया था। इसी दरमियान वुल्फ गैंग के अटैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो हानली घायलों की मदद करते हुए एक बात रियलाइज करता है कि मॉर्टल्स की लाइफ की कोई गारंटी नहीं। और अब हमें जियायून सिटी में मौजूद मो मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 सर्वेंट्स मो की डॉटर को तोहफे लाके दे देते हैं। दरअसल ये तोहफे उसके सगाई के थे। इस लड़की का नाम मो रियान था। अब सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत रो रही थी। वो अपने फादर से ही कह रही थी कि पापा आप कहाँ पर हो? आपने मेरी शादी एक अनजान शख्स के साथ तय कर दी। उस बंदे को तो मैं जानती भी नहीं। आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर हानली डिवाइन वैली में ही प्रैक्टिस कर रहा था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हानली को कई सारे न्यू टेक्निक्स की नॉलेज मिल गई थी और वो अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के 8वीं लेवल पर पहुंच चुका था, जिसे इंपेरियल फ्लाइंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही उसने ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। इसी के साथ फायरबॉल टेक्निक भी थी, जिसका वो सही से यूज करना सीख गया था। हानली जितना कल्टीवेशन में आगे गया, उतना ही उसे समझ आया कि इमॉर्टल लोग मॉर्टल्स को किसी कीड़े से कम नहीं समझते। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वुल्फ गैंग ने 7 मिस्ट्रेस सेक्ट पर हमला कर दिया। तो वो भी अपने दोस्त ली फेई के लिए तलवार उठा लेता है। रास्ते में उसे घायल बंदा मिल गया था। वो बताता है कि ली फेई और उसके साथी पहाड़ पर पहरा दे रहे थे, मगर तभी वुल्फ गैंग ने उन पर हमला कर दिया। हानली ये सुनकर तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने पहुंच जाता है, मगर ली फेई उस पीक पर मौजूद नहीं था। हालांकि वहाँ पर वुल्फ गैंग के कुछ मेंबर्स थे, जिनसे जंग के लिए निपटा था, लेकिन वुल्फ गैंग के वॉरियर्स कम होने का नाम नहीं लेते। तो हानली भी अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सनसेट पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी तबाही मची हुई थी। एल्डर में अपने डिसाइपल के साथ मिलकर वुल्फ गैंग का मुकाबला कर रहे थे और इस बार
तो वुल्फ गैंग का लीडर भी जंग में उतर गया। एल्डर में देखते कि वुल्फ गैंग के लोग तादाद में बहुत ज्यादा है और इनके तो कई सारे डिसाइपल्स भी मर चुके थे, तो ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन टियानलोंग ने तो ठान लिया था कि आज की रात 7 मिस्टर्स सिक की आखिरी रात होगी। इधर सिक के हेड भी तबाही देख रहे थे। वो कहते टियानलोंग इस बार तो तुमने हद पार कर दी। इधर लीफे एक अलग ही पिक पर था जहाँ पर वुल्फ गैंग के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और अब इनमें हमें खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। लीफे ने अपनी तलवारबाजी के दम पर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, मगर तभी वहाँ पर और लोग पहुँच जाते हैं। लीफे अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था और इसी दरमियान एक बंदे ने उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसे लात मार के बहुत दूर फेंक देता है। इसी चक्कर में लीफे पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, मगर उस समय रहती चोटी को पकड़ लेता है। अब वो लोग उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी उन पर पीछे से अटैक हो जाता है। उन सभी को एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो हानली था। अब वो अपने दोस्त को ऊपर खींच के उसके घाव चेक करता है, मगर लीफे दोबारा से फाइट करने जा रहा था तो हानली उसे रोकने लगता है क्योंकि लीफे बुरी तरह से घायल था। तो लीफे उसे बताता है कि हमारे सभी लोगों की जान खतरे में है, तो मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अब हानली भी उसके साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ गैंग ने सेक्ट में तबाही मचा के रखी थी। उन्होंने न जाने कितने ही डिसाइपल्स को खत्म कर दिया और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया था। अब टियानलोंग एल्डर वांग से कह रहा था कि मेरे दोस्त हमें मिलकर तो जमाना हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। चलो अब हमारी सालों पुरानी दुश्मनी को आज खत्म कर देते हैं। जिस पर वांग कह रहे थे कि ठीक है चलो आज इसका फैसला किया जाएगा। तो टियानलोंग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दो तो शायद बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। तो एल्डर वांग उसे बताते हैं कि तुम जहाँ पर खड़े हो ये सनसेट पीक है, एक ज्वालामुखी पर बनाया गया है। हमारे सिख के साथ वे लीडर ली के पास डिवाइन पावर्स थी, जिसकी मदद से उन्होंने इस माउंटेन के नीचे एक ट्रिगर बनाया। अगर उस ट्रिगर को हल्का भी पुश किया जाए तो ये पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा और हम सभी यहीं पर गाड़ी जाएंगे। मगर टियानलोंग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वहाँ उसे यकीन दिलाने के लिए ट्रिगर को थोड़ा सा पुश करवाते हैं, जिससे वो जमीन दोबारा से शेक हो रही थी। तो टियानलोंग को यकीन हो जाता है। वो कह रहा था वांग अब तो हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, हम में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। जिस पर वांग कहते हैं कि इस जंग को खत्म करने का एक और रास्ता है, हम ड्यूल चैलेंज कर सकते हैं, हम दोनों एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो टियानलोंग भी इसमें राजी हो गया था। इधर लीफे हानली से कहता है कि वुल्फ गैंग हम पर भारी पड़ गई, इसीलिए हमारे लीडर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वो बस हमारे डिसाइपल्स को बचाना चाहते हैं, मगर पता नहीं कि टियानलोंग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर खरा उतरेगा। अब एल्डर वांग सबको बताते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर वुल्फ गैंग का लीडर हार जाता है तो वो अपनी गैंग को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, और अगर हम हार गए तो हम सभी को उनके आगे सरेंडर करना होगा। तो अब इन दोनों की तरफ से एक वॉरियर सामने आ जाता है। 7 मिस्टर सिख की तरफ से मास्टर चांग सामने आ गए थे। हानली बताता है कि ये बंदा मार्शल आर्ट में बेस्ट है और ये हमारे एल्डर में के मास्टर है, शायद यही हमारे एल्डर वांग की आखिरी उम्मीद है। इधर टियानलोंग की तरफ से एक बोना सामने आ गया था। हानली को इस बंदे में कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और अब मास्टर चांग अपनी सोर्ड से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर वो बोना उनके हर एक अटैक को डॉज करके उनकी सोर्ड पर खड़ा हो गया था। ये देखकर तो चांग थोड़े से हैरान थे। अब वो तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर उस बोने ने तुरंत ही गोल्डन बेल शील्ड बना दी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर सब लोग समझ गए थे कि शायद ये बंदा इमॉर्टल होगा। इधर चांग उसकी बेल पर लगातार अटैक कर रहे थे। वही हानली उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को जान चुका था। ओबोना महज 3rd लेवल पर था, यानी कि हानली से भी कम स्टेज पर था। इधर ओबोना एल्डर चांग को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फ्लाइंग सोर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर चांग यहाँ से वहाँ जंप लगा के उसके अटैक से बचते जा रहे थे, लेकिन वो सोर्ड तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। इधर हानली समझ जाता है कि इस बोने ने फ्लाइंग सोर्ड टैलिस्मान का यूज किया है और फाइनली इस बोने ने एल्डर चांग को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो सभी को फाइट के लिए चैलेंज करा था। इनफैक्ट उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड भी इन लोगों को डराने के लिए रिलीज कर दी थी, मगर हानली उसे कहा ये डरने वाला था। वो तुरंत उस टैलिस्मान को अपने पावर से पकड़ लेता है। अब वहाँ जो सभी लोग हानली की पावर्स देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी को बस यही लगता था कि हानली बस एक डॉक्टर है। इधर ओबोना हानली को ग्रेट करके बताता है कि वो जिन लिंक का डिसाइपल है। वो कह रहा था कि तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और इस सेक्स से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो क्यों ना तुम हमसे हाथ मिला लो। देखो अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हमारे उस गैंग के लीडर तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर हानली कहता है कि आप तो मुझसे पहली बार मिले हो, मगर फिर भी मुझे रिवॉर्ड देने का सोच रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस गैंग के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ, फिर आपका टैलिस्मान रख लीजिए। तो बोना तुरंत ही अपनी शील्ड हटाकर बाहर आ जाता है, मगर ये तो हानली की एक चाल थी। वो तुरंत ही उसे ब्लास्ट कर देता है। दरअसल वो बोना एक डेविल था जो आग लगते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब हानली टियानलोंग से कहता है कि जल्दी से अपने लोग लेके यहाँ से दफा हो जाओ, मगर वो अपने वादे से मुकर गया था। वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मारने आया था, तो ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। उल्फ गैंग ने इन लोगों पर तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हानली देखता है कि टियानलोंग की वजह से कई सारे लोग मारे गए हैं। वो कहते हैं टियानलोंग मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, एक तो तुम खुद को मार दो या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे कोई भी ऑप्शन चुनो, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर टियानलोंग कहता है कि मैं 3rd ऑप्शन चुनता हूँ, मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद उसी हानली पर अटैक करने चला जाता है, मगर हानली तुरंत ही पीछे हट चुका था। टियानलोंग उसे इधर उधर
खाना ढूंढ रहा था और तभी हानली फ्लाई करते हुए आके उसकी गर्दन दबोचकर उसे जमीन पर पटक देता है। उसने एक ही झटके में टियानलोंग का काम तमाम कर दिया था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन सभी को हानली से डर लग रहा था। इनफैक्ट उसके सेक के लोग ही उसका ये रूप देख के डर गए थे। अब अगले दिन हानली लीफे से मिलने जाता है। सबसे पहला तो उसकी इंजुरी चेक कर रहा था, मगर लीफे उससे पूछता है कि भाई तुम कल्टीवेटर कब बन गए, जिस पर हानली कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ। इस बात पर लीफे कहता है कि हाँ यार तुम्हें तो जरा सा भी घमंड नहीं है। जिसके बाद वो जैंग के बारे में पूछ रहा था तो हानली उसे झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि जैंग अपने घर जा चुका है और वो वहाँ पर काफी खुश भी है। जिसके बाद वो लीफे को एनर्जी रिस्टोरिंग एलिक्सर और एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल के असर को सप्रेस करने का फॉर्मूला दे देता है। ये सब देखकर लीफे समझ गया था कि हानली वहाँ से जाने वाला है, जिससे वो काफी मायूस हो गया था। हानली उसे बताता है कि पिछली रात यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। जिस पर लीफे कह रहा था कि तुमने दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम हमेशा मेरे खास दोस्त रहोगे। ये सब सुनकर हानली भी अभी इमोशनल हो गया था। वो कहता है लीफे तुमने डैगर मुझे दिया था और ये मेरे लिए गुड लक लेके आया, लेकिन आज मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि तुम ये मेरी निशानी समझ के अपने पास रखोगे। चलो अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो अपने दोस्त के गले लग जाता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। लीफे उससे कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम बस कल्टीवेशन पर फोकस करो और तुम्हारी फैमिली का मैं